बेटा गुड मॉर्निंग। तो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए बेटा, ये बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन अमाउंट, कि आपने अगर एसेट खरीदी है कोई तो उस एसेट को कितने पर रिकॉर्ड करेंगे, एसेट को कितने पर रिकॉर्ड करें। तो मैंने कहा अगर खरीदी है तो बेटा ये सारे खर्चे जोड़कर दिखा देना। हाँ, कुछ विशेष बात है, इनको याद रखना कि ये नहीं जोड़ने होते, ठीक। उसके बाद दूसरी बात, इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा जो डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, आप कर लीजिएगा उसको। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे क्या पढ़ रहे हैं बताना, क्या पढ़ने वाले हैं हम। लिंक तो स्टैब्लिश कर लिया आपने, बताओ क्या पढ़ने वाला हूं मैं। फोर्थ में बी पॉइंट पढ़ेंगे अब हम, बोलो बेटा, लिखो। इफ पीपीई इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल। पीपीई इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, अगर आपने पीपीई खुद बनाई है तो उस केस में क्या होगा, लिखे पॉइंट 1, ओनली कैश कॉस्ट incurred will be capitalized, सिर्फ कैश कॉस्ट कंसिडर करेंगे, जो खर्चा नकद में हुआ सिर्फ वो जोड़ेंगे। इंटरनल प्रॉफिट्स या इंप्यूटेड प्रॉफिट्स, ये इंप्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, हुए नहीं, मान लेना। डीम्ड प्रॉफिट, इंप्यूटेड, इंप्लाइड, इंटरनल, कुछ भी कह लो, कि भाई अगर मैं किसी और से लेता तो मुझे 1500 का पड़ता मशीन, ये फर्नीचर मैंने खुद बना लिया 1200 का पड़ गया, तो 300 का मुनाफा जोड़ूंगा मैं अपना ना। इंटरनल प्रॉफिट या इंप्यूटेड प्रॉफिट विल नॉट बी कंसिडर्ड, खत्म बात। विल नॉट बी कंसिडर्ड, इनको कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप ठीक है बात, ये एग्जाम्पल बता चुका हूं। क्वेश्चन चलो पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन एक छोटा सा, अब करते चलेंगे हाथ के हाथ ही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th होमवर्क में कर लेना, पढ़ लो लेकिन बस एक बार। Messrs Progressive Company Limited has not charged depreciation for the year ended in फर्स्ट पार्ट छोड़ दो, ये तो कुछ और बोल रहा है। फर्दर लिखा हुआ है इसमें, देखना जरा, इसी सेकंड पैराग्राफ फर्दर लिखा हुआ है, वहां से पढ़ो। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर, नया केस पढ़ो बस आप इंडिपेंडेंटली। कंपनी मेड एडिशन टू इट्स फैक्ट्री, मैंने फैक्ट्री में ना एक रूम बनवाया है, फैक्ट्री में एडिशन करवा दिया, एक शेड डलवाया, रूम बनवाया। बाय यूजिंग इट्स ओन वर्कफोर्स, अपनी लेबर लगा दी, अरे खाली हो तो चलो बनाओ, रूम बनाओ फटाफट से। एट अ कॉस्ट ऑफ 4.5 लाख एज मटीरियल एंड वेजेस। भाई मैंने क्या किया, कुछ ईंटें मंगाई, सीमेंट मंगवाया, उस लेबर से, अपनी लेबर से शाम को काम करवाया एक्स्ट्रा, तो कुछ उन्हें पेमेंट करना पड़ गया 100, 200, 500 रुपए ओवर टाइम के नाम का। द लोएस्ट एस्टिमेट फ्रॉम एन आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर टू कैरी आउट द सेम वर्क वॉज 6 लाख। मैंने ठेकेदार से पूछा था पहले, भाई साहब ये शेड डलवाना है फैक्ट्री में, सब बताओ ठेके पर सब सामान तुम्हारा, लेबर तुम्हारी, कितने पैसे लोगे, कितने बताए थे उसने, 6 लाख। मैंने अपनी लेबर को पेमेंट किया, ईंट मंगाई, सीमेंट मंगाई, कितना खर्चा आ गया, 4.5 लाख। मुझे बताओ ये फैक्ट्री मैं किताबों में कितने की दिखाऊं, 6 लाख की, 6 लाख की। भाई वो बोल रहा है कि कंपनी डायरेक्टर्स कंटेंडेड दैट सिंस दे आर फुली एंटाइटल्ड टू एम्प्लॉय एन आउटसाइडर कॉन्ट्रैक्टर,
भाई मैं चाहता तो आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर से काम करा सकता था। इट इज रीजनेबल, इसीलिए मैं डेबिट करना चाहता हूं फैक्ट्री बिल्डिंग को 6 लाख से। क्या ठीक है बात करने दूं उसे मैं? बोलो बेटा, नहीं है, नॉट अलाउड। एज पर AS10 ओनली द कैश कॉस्ट, इफ द एसेट इज सेल्फ जनरेटेड तो ओनली कैश कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, इंटरनल प्रॉफिट्स will not be considered. Therefore, the contention of director to capitalize factory building by 6 lakh rupees is not correct. बस ये लिखना है। बोलो बेटा, फर्स्ट पार्ट कुछ और था, वो हम बाद में बात कर लेंगे। बेटा क्लियर है? चलो, तो पता है होगा क्या जब केस स्टडी आती है ना, इसका आंसर मुझे पता है सीधा। 6 लाख में करेंगे, 4.5 लाख में करेंगे, 4.5 लाख में करेंगे, 6 लाख गलत है। लेकिन सिर्फ ये लिख नहीं सकते ना, तो क्या लिखोगे आप? पहले आप ये लिखोगे कहानी 2 लाइन में कि एज पर AS10 इफ द एसेट इज सेल्फ जनरेटेड देन ओनली कैश कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, इंटरनल प्रॉफिट्स विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, विल नॉट बी कंसीडर्ड, दस इन द गिवन केस। अब एक लाइन में खत्म हो जाएगी बात। द डायरेक्टर्स कंटेंशन टू कैपिटलाइज फैक्ट्री बिल्डिंग एट 6 lakh is not correct. Factory building should be capitalized, should be recorded at rupees 4.5 लाख रुपए ओनली। बेटा क्लियर है? केस स्टडी जब भी आंसर करोगे पहले रेफरेंस दोगे। वो रेफरेंस कहां से आएगा? ये जो नोट्स बनवा रहा हूं ये वहां काम आएंगे सारे। आपको शब्द नहीं समझ में आएंगे ना, लिखना क्या है पता तो है। 4.5 लाख रुपए का आना है, 6 लाख नहीं आना, लिखूं क्या सर मैं वहां पर? पहले ये लिखो ना 2 लाइनें, पहले ये लिखो और उसके बाद अपना डिसीजन दे देना। क्लियर है? सीधा डिसीजन पर जाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले रेफरेंस देना है कि एज पर AS10 ऑन PPE ये रूल होता है, इफ एसेट इज कंस्ट्रक्टेड तो ऐसा करेंगे। बेटा ठीक है? तीसरा लिखो C, if PPE is exchanged मैं PPE एक्सचेंज में लाया हूं। भाई मशीनरी खरीदनी थी, मैंने क्या किया? पुरानी मशीन दे दी। अब सुन लो पहले एक बार, बाद में लिखाऊंगा, ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया क्योंकि नोट मत करना कुछ भी। मेरे पास ओल्ड एसेट थी जिसकी किताबों में वैल्यू डेप्रीसिएशन के बाद 2.5 लाख रुपए है। लगाता गया डेप 2.5 लाख की पड़ी हुई है। बाजार गया, नई एसेट पसंद आ गई, इसकी फेयर वैल्यू, मार्केट में जो भाव है मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, वो बता रहा है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, ठीक। मैं गया, मैंने पुरानी एसेट दी, नई एसेट ले आया, आकर मुंशी जी से कहा, मुंशी जी ये एक्सचेंज करके लाया हूं, जरा एंट्री कर लो। बताओ, सवाल मेरा यह है कि नई जो PPE खरीद कर लाए हैं वो कितने में रिकॉर्ड करेंगे? वो कितने में रिकॉर्ड करेंगे? वो कितने में रिकॉर्ड करेंगे? कुछ लेन देन नहीं हुआ, कुछ लेन देन नहीं हुआ, कितने में रिकॉर्ड करेंगे? एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री तो हो जाएगी एसेट न्यू डेबिट। बेटा यही तो होगी, बोलो। लेकिन कितने में? वेदर इट विल बी रिकॉर्डेड एट रुपीज 3 लाख, 2.5 लाख या कुछ और। AS कहता है कि इफ द एसेट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज देन द एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। ठीक है? अच्छा, देके क्या आए थे बदले में? एसेट देकर आए थे ओल्ड, कितने वाली? ओहो, क्या हो गया ये तो प्रॉफिट हो गया।
प्रॉफिट जैसा ना हो गया क्या, पुरानी एसेट 2.5 लाख वाली चिपकाई और 3 लाख वाली ले आए। बेटा क्लियर है? यानी क्या रूल बताया मैंने, बताओ फटाफट से क्या लिखने वाले हैं। तो एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। बेटा बोलो, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये होगा when commercial substance exist। ये शब्द तो वो हैं जो एएस वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, मुझे भी फायदा सोचना है आप अपना, और जिससे ला रहा हूं वो भी अपना फायदा सोच रहा है। बोलो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपसदारी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। बेटा क्लियर हो रही है बात? कुछ नहीं है, आप अपना फायदा सोच रहे हो कमर्शियल सब्सटेंस, मैं अपना फायदा सोच रहा हूं कि मुझे कैसे फायदा होगा, तब तो ऐसे ही होगा। लेकिन इफ द कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग, मैं भी लिखवाऊंगा सारी बातें। इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग, हिंदी में बताओ क्या मतलब हुआ इसका? सब्सटेंस इज मिसिंग माने कोई आप मेरे रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, ठीक, या आप किसी प्रेशर में आकर, मैंने बंदूक रख दी आपके दिमाग पर, सिर पर बंदूक रखकर, बताओ भाई एक्सचेंज करनी है, तो फायदा सोचोगे अपना? बोलो बेटा, सोचोगे फायदा? आप भी गोली लग जाएगी, खत्म हो जाएगी जिंदगी। नहीं सर, सर तो देख लो कैसे करना है। कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग। क्लियर है? मैं चाचा की दुकान पर गया अपने माल खरीदने, एक्सचेंज करने, चाचा कहेंगे अपना ही तो भतीजा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ना सोचेंगे अपना। बोलो बेटा, मैं भी चाचा जो कर रहे हैं ठीक है, मैं मोल भाव ना करूंगा, मैं प्रॉफिट ना सोचूंगा अपना। रिश्तेदारी है, फ्रेंड्स है कोई, ठीक, या जोर जबरदस्ती, कोई बदमाश आ गया दुकान पर, मेरी बदमाश आ गया एक्सचेंज करने। अब कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस है उसकी बंदूक का मेरे ऊपर, ठीक बेटा, इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं हुआ? तो अब कमर्शियल सब्सटेंस मिस हो गया। अब अगर ऐसा है तो अब इसी एग्जाम्पल में बताओ क्या करोगे? एएस क्या कहता है? सेम एग्जाम्पल क्या करेंगे इस बार? भैया ऐसा है, अब मुझे पता नहीं है, चाचा जी ने 3 लाख की बताई है, वो उसका शर्म में बता रहे हो मेरे को, आपसदारी में बता रहे हो, तो ये रिलायबल वैल्यू नहीं है। 3 लाख रुपए तो चाचा जी बता रहे हैं कि ऐसे 3 लाख रुपए की है, पता नहीं, हो सकता है मेरे ऊपर तरस खाकर आपसदारी में या शर्म के वजह से बता रहे हो। दिस इज नॉट अ रिलायबल वैल्यू, मैं इस पर रिलाय नहीं कर सकता, रिलाय नहीं कर सकता। हो सकता है डर के बता रहे हो मेरी बंदूक देखकर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग, तो ऐसे में बताओ ज्यादा रिलायबल वैल्यू कौन सी है? ये मेरी किताबों में 2.5 लाख की है एसेट। बोलो बेटा, फिर तो ये मानो 2.5 लाख की दी मैंने, नई एसेट ले आए तो नई एसेट कितने की पड़ी मुझे? 2.5 लाख की पड़ी, बात खत्म। ये नया कॉन्सेप्ट AS10 में आया है, पहले नहीं था, पहले नहीं था कॉन्सेप्ट ये। तो जरा बताना क्या बताया मैंने? एंट्री क्या करेंगे अब इस बार? एसेट डेबिट कितने पर? कितने पर बेटा? 2.5 लाख टू एसेट ओल्ड वाली कितने की बेटा? 2.5 लाख। आई होप ठीक है बात ये, ठीक। इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग देन द एसेट
एक्वायर्ड इज रिकॉर्डेड एट, बोलो, अरे बोलो ना, रूल बन जाएगा। इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग देन द एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट, किसकी बुक वैल्यू? ऑफ एसेट सरेंडर्ड या एसेट गिवन अप, याद रहेगा। नई एसेट की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करेंगे? जो पुरानी देकर आए, तो भाई वही ठीक लग रही है। मेरी किताबें 2.5 लाख की बोल रही हैं, मैंने 2.5 लाख की कुर्बानी दी, नई एसेट चाचा जी से ले आया तो 2.5 लाख की मान लूंगा मैं। तो चाचा जी पता नहीं क्यों कह रहे हैं, शर्म में कह रहे हैं, डर के वजह से कह रहे हैं, वो वैल्यू छोड़ दो, वो अब ना रेलिवेंट नहीं है। हाँ, नॉर्मल दुकानदार होता, उसके पास जाता, उसने कहा 3 लाख की पड़ेगी, मैंने कहा दो, पुरानी दे दी मैंने, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। 2.5 लाख की एसेट चिपका दी और 3 लाख की नई एसेट मिल गई। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। खत्म बात, खत्म बात। तो अब सुनो, प्रॉब्लम कहां आती है क्वेश्चंस में? क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आएगी कि वो ये क्वेश्चन दे देगा, मान लेते हैं ये है, बोले बताओ हाउ द वैल्यू एट विच द एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड। क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? आप दोनों केस बनाकर आओगे, आप दोनों केस बनाकर आओगे। क्या लिखोगे वहां पर? इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग देन द एसेट इज रिकॉर्डेड विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, सच एंट्री विल बी पास्ड। And if the commercial substance is present, then the asset is recorded at the fair value of the asset acquired. In such case, this entry will be passed. Clear है? आप अपनी सोच वाइडर बताओगे, मुझे सब पता है। उसने बोला ये केस है, बताओ क्या करेंगे, तो आप क्या कहोगे? मुझे सब पता है। अगर ये वाला केस है तो ये करेंगे, अगर ये है तो ये करेंगे। बस तो बता देगा कि एंट्री बताओ क्या होगी। इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग या इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज प्रेजेंट, तब तो ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो आप दोनों पहलू से समझाकर आओगे। बेटा क्लियर है? लिख लें अब सारी बातें। चलो लिखना शुरू करो, अब लिखने में मजे आएंगे आपको। इफ कमर्शियल, इसको ऐसे लिख लो, चलो लिख लो ऐसी। इफ कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, लिखें, यानी उसका नाम लिख लो समझाने के लिए। क्या है ये? नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये। अगर तो लिखो पहला स्टार इसमें, एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। जो एसेट एक्वायर की वो रिकॉर्ड करेंगे, विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। देखो ना, तो क्वेश्चन कोई आएगा तो वर्ड्स दे दिए मैं लिखने को, आप क्या लिखोगे? एज पर AS 10 इफ PP इज एक्सचेंज एंड कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट देन द एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। सारे शब्द मिल गए कि नहीं मिल गए? ये आंसर लिखने में काम आएंगे सारे। इसी में लिखें इसके बाद सेकंड पॉइंट, इफ कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग, यानी समझने के लिए ट्रांजैक्शंस विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अंडर एनी अदर इन्फ्लुएंस। ये कमर्शियल सब्सटेंसेस मिसिंग का मतलब बताया है मैंने, ये तो मतलब बताया है इसका मैंने कि कमर्शियल सब्सटेंस मिसिंग है, इसका मतलब क्या। और अगर ऐसा है तो क्या करेंगे बेटा?
बताओ क्या करें इसमें, स्टार लगाओ। एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड, जल्दी बोलो, एट किसकी बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप ऑब्लिक सरेंडर्ड, जो देकर आए हो आप एसेट, उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, यहां पर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करिएगा। खत्म कॉन्सेप्ट। ये नोट्स इसलिए ही आवश्यक हैं कि आप वहां पर समझा पाओ उन्हें। आंसर तो पता है आपको एक लाइन में ही, आंसर में क्या रॉकेट साइंस है, वो तो एक लाइन में पता है आपको, हाँ या ना, लेकिन लिख के भी तो आना है उसको। लिखो एग्जाम्पल एक, इसी में लिखो एक पॉइंट और लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। बताता हूँ, अभी समझाता हूँ क्या है ये। कैश रिसीव्ड और पेड इफ एनी should also be adjusted। लिख लो, बताता हूं भी क्या है ये। लिख लो, कैश रिसीव्ड और पेड इफ एनी, अगर कोई कैश रिसीव किया है या पे किया है तो इट शुड ऑल्सो बी एडजस्टेड, ये भी एडजस्ट करके चलेंगे। एग्जाम्पल समझेंगे सारी बातें हम। PPE ओल्ड बुक वैल्यू 2 लाख, PPE न्यू एक्सचेंज वाली फेयर वैल्यू 3.5 लाख। और भाई साहब गजब देखो आप, कैश रिसीव्ड 10,000, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ PPE, केस ए commercial substance exist,
कमर्शियल सब्सटेंस exist. Case B. Commercial substance is missing. प्रॉफिट वगैरह की चिंता नहीं है मुझे अब। लो जी, करवाना जरा बेटा। इस बार नया एक ड्रामा हो गया, कैश भी रिसीव हुआ है। चलो एक काम करते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के पास गया, दुकानदार के पास गया, समझना ध्यान से। मैंने उसे एसेट दी। मैंने कितने की है भाई नई एसेट? बोला जी 3.5 लाख रुपए की है। 3.5 लाख रुपए की एसेट है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये पुरानी एसेट पड़ी है, देखना जरा। उसने देखा, अच्छा चलो एक काम करो, एसेट ले जाओ, साथ में 10,000 रुपए और भी दूंगा। केस समझ में आया कि नहीं आया? बेटा मनीवन बहुत खुश हो रहा हूं मैं, जानते हो क्यों? अब मेरी किताब में तो 2.5 लाख की थी ये, लेकिन दुकानदार ने कुछ और देखा होगा, इसमें तो पीतल लगा हुआ है अंदर, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, ये तो पार्ट्स ही बहुत महंगे बिकेंगे इसके। उसने कहा नई मशीन भी दे दूंगा और 10,000 रुपए और नकद भी दूंगा। एक्सचेंज में होता है कि नहीं होता ऐसा? ठीक है, मुझे ये बताओ, दोनों आप अपना फायदा सोच रहे हो, मेरे को अपना फायदा। मुझे बताओ, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, मैं अपनी किताबों में पीपीई नई वाली कितने पर रिकॉर्ड करूंगा? बोलो बेटा। सब कुछ लिखवा के आ रहा हूं, फिर भी सोच रहे हो कितने पर रिकॉर्ड करूंगा? विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। हां बोलो। अच्छा, क्या देकर आया बदले में? 2 PPE ओल्ड दे आया था। कितने वाली? वो बल्ले बल्ले हो गई, 2 लाख वाली एसेट चिपका दी और 3.5 लाख की एसेट ले आया। बल्कि एसेट छोड़ो, जानते हो क्या और ले आया मैं? कैश भी ले आया। तो कोई बताएगा कुल मिलाकर मेरा मुनाफा कितना हो गया इन सब में? बेटा ये समझ में आ रहा है? बस खत्म बात। अब मैं गया चाचा जी के पास, मैंने कहा चाचा जी पुरानी एसेट पड़ी है, ये ले लो और नई दिलवा दो। बोला भाई नई तुम्हें जो नई, मैंने नई कितने की है? बोला 3.5 लाख की। मैंने पता नहीं चाचा जी डर के ना कह रहे हो, शर्म की वजह से ना कह रहे। बोले 10,000 रुपए और भी दे दूंगा रखकर। मैंने अच्छा। मैंने कहा 3.5 लाख पर तो मुझे विश्वास है नहीं। डर हो, इन्फ्लुएंस हो, शर्म हो, रिश्तेदारी हो, यारी दोस्ती हो, 3.5 लाख तो मेरे लिए हो गई इररेलेवेंट वैल्यू। अब यही तो बोला है रूल मैंने। तो बताओ मुझे, अब नई एसेट कितने की पड़ी? नई एसेट कितने की रिकॉर्ड करेंगे? नई एसेट 2 लाख की पड़ी मुझे, लेकिन 10,000 मिल भी तो गए, तो नेट कितने की पड़ी? 190 की ही तो पड़ी मुझे। मेरे पास से देखो, समझो, ये तो इररेलेवेंट हो गई। हां बोलो, ये तो इररेलेवेंट हो गई। अब इस नई एसेट को एक्वायर करने के लिए मेरे पास से आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कितने का हुआ? 2 लाख की मशीन से हाथ धोने पड़ गए, लेकिन बदले में 10,000 रुपए नकद रिसोर्स आ भी तो गया। तो नेट आउटफ्लो कितने का हुआ? 190 का। यही तो लिखा है मैंने यहां पर, देखो कि बुक वैल्यू पर होगा, लेकिन कैश रिसीव पेड कोई है तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं चाचा जी कहते कि भाई एसेट ले जाओ मुझे, लेकिन ना मुझे 10,000 रुपए और चाहिए होंगे। अब चाचा जी हैं, ये तो इररेलेवेंट हो गई। अब नई एसेट कितने की पड़ी? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज चेक करो। ओहो, एसेट के चक्कर में 2 लाख की तो एसेट से हाथ धोने पड़े, 10,000 रुपए नकद देने पड़े। नई एसेट कितने की पड़ी? 2 लाख 10,000। खत्म बात। कहां ही दिक्कत है कोई? आओ एंट्री बताओ क्या करेंगे? एंट्री बताओ, एंट्री क्या करेंगे?
PPE नई वाली बेटा कितने पर आएगी? बोलो बेटा, बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। मैंने जो PPE ओल्ड वाली दी वो दी कितने की? 2 लाख की, लेकिन बदले में ही नकद आ गया था कितने का? 10,000 का। तो एक्चुअल में 1,90 की पड़ी मुझे। खत्म कॉन्सेप्ट। इफ सब्सटैंशियल कमर्शियल सब्सटेंस इज मिसिंग, इसको जैसे वर्ड बोल रहा हूं, कमर्शियल सब्सटेंस प्रेजेंट या मिसिंग। प्रेजेंट का मतलब नॉर्मल दुकानदार और मिसिंग का मतलब चाचा जी। बस जो शर्म करेंगे या डरेंगे आपसे या कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है उनका। तो इन्फ्लुएंस है तो जो दुकान में भाव बोल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं किया था। पता नहीं तरस खा रहे हो, आपसदारी है, शर्म है, पता नहीं क्या है। तो इसलिए इस वैल्यू पर रिलाय नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर? भाई आपके पास से क्या गया, दैट शुड बी कंसिडर्ड। नोट करो। Exchanged. If an asset is exchanged. बेटा क्लियर है बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट, अगला कौन सा पॉइंट आएगा? कौन से पॉइंट की चर्चा चल रही थी? ये सी की चल रही थी। सी किस में? 4th में सी चल रहा था। मैं आपको लिंक बता रहा हूं, ठीक। अब हम इससे बाहर आ गए 5th मेन पॉइंट पर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ PPE। बस सुनेंगे थोड़ी देर। रीवैल्यूएशन ऑफ PPE बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5th मेन पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ PPE। आप PPE का रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं। कोई नई बात तो है नहीं है? बोलो बेटा, कोई नई बात तो है नहीं? कोई नई बात तो है नहीं। एसेट का अपवर्ड डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हम करते ही आए हैं बचपन से कि भाई किताबों में एसेट की वैल्यू ना ज्यादा दिखा रखी है, ठीक नहीं है, थोड़ा कम करो इसे या बढ़ाओ इसे, हमने कम दिखा रखी है। डेप्थ के बाद मशीनरी की वैल्यू 20,000 आ रही है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये 20 की कहां ही है, ये तो 15 की ही होनी चाहिए। तो 5 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया या ऑपोजिट अपवर्ड रिवैल्यूएशन। सबसे पहली बात, एएस कहता है कि अगर आपको रिवैल्यूएशन करना है तो उस प्रकार की जितनी भी एसेट होंगी उन सब का रिवैल्यूएशन होगा। द एंटायर क्लास नीड्स टू बी रीवैल्यूड। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कर सकते 5 मशीन पड़ी हैं, 2 का तो रिवैल्यूएशन करूंगा मैं, 3 का नहीं करूंगा। मुझे टेस्ट लेना है AS10 का, मैंने कहा इन 2 बच्चों का तो लूंगा, इन सब का नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे भाई? सब एक ही क्लास के तो हैं, एक जैसे ही तो हैं। तो अगर टेस्ट लेना है तो सबका टेस्ट लेना पड़ेगा। क्लियर है बात? द एंटायर क्लास नीड्स टू बी रीवैल्यूड। क्लियर है बात? लिखो पहला पॉइंट। अभी सिंपल सिंपल बेस बना रहा हूं बस। कंडीशन लिखो ऐसे, कंडीशन एंटायर क्लास needs to be revalued। बड़ा ठीक है। दूसरा लिखो,
इट डज नॉट रिजल्ट इन it does not result in net book value exceeding NRV, net realizable value. क्या लिखा है मैंने? ये सुनो, सिंपल सा पॉइंट है। मशीनरी पड़ी है डेप्थ वगैरह के बाद 1 लाख की, मैंने कहा कम है ये तो, इसे तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना चाहिए। एएस कह रहा है कर लो, लेकिन इस प्रकार की जितनी मशीन हो सबको करना। मैंने कहा सबको कर लूंगा। दूसरी बात, कर लो। मैंने कहा लो जी कर लिया, रीवैल्यूएशन कर लिया इसका अपवर्ड 80,000 से, और कितने में दिखा दी इसको? अजी क्या गजब कर डाला ये। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हो गया? बोले अगर बाजार में बेचो कितने की बिकेगी? मैंने कहा बाजार में बेचूंगा तो 1.5 लाख की बिक सकती है, तो क्या गुनाह कर डाला ये? आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर तो सकते हो, लेकिन कहां तक करने की अनुमति देंगे? डज नॉट रिजल्ट इन नेट बुक वैल्यू एक्सीडिंग 1.5 लाख रुपए। बेटा समझ में आ रही है बात? अपवर्ड करना है तो ऐसे नहीं अंधाधुंध अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, कर लो, लेकिन हम आपको सिर्फ कहां तक की अनुमति देंगे? 50,000 तक करने की अनुमति देंगे, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है। समझ में आ गया बात बेटा? बोलो। दूसरा लिखो इसके बाद, फ्रीक्वेंसी। सर कब करना है रिवैल्यूएशन? ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं अभी तो। ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखो। इफ volatile changes in fair value, बेटा वॉलेटाइल क्या होता है? बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बार बार वैल्यू चेंज हो जाती है, मार्केट में बार बार दाम चेंज हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये रिवैल्यूएशन कब करोगे आप? तब तो रिवैल्यूएशन एनुअली करते चलो, हर साल के अंत पर जोड़ घटा कर लेना अगर वॉलेटाइल चेंजेस हैं तो। लेकिन अगर इनसिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, कभी कभार थोड़े बहुत ही होते हैं, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू, तो क्या करेंगे? 3 और 5 ईयर्स, 3 से 5 साल में कभी एक बार कर लेना, बतेरा है। एज पर द रिक्वायरमेंट 3 और 5 ईयर्स, 3 से 5 साल में कभी भी कर लेना। हम रीवैल्यूएशन की चर्चा कर रहे हैं। बेटा ठीक है। तीसरा, अब शुरू करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिखो मत कुछ भी, अब बस वहां तक लाना था मुझे, ये तो मैं वैसी भूमिका तैयार कर रहा हूं, ये है इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल से समझना शुरू करेंगे पहले, अभी नोट नहीं करेंगे कुछ भी। फर्स्ट रीवैल्यूएशन, पहली बार आप एसेट का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं।
अब पहली बार कर रहे हो, देखना जरा, यहां पड़ी है पीपीई 1 लाख की, ठीक, पीपीई पड़ी है 1 लाख की। मैंने कहा भाई ये तो कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। लो, अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर दिया 20,000 से। शर्तें वर्तें पूरी कर दी हमने, शर्तें सारी क्लास भी करी होगी, ये एनआरवी से ज्यादा भी नहीं होगी। बोलो बेटा, वो सब तो हो गया। अब आगे की बात कर रहे हैं। 1,20, ये 20,000 का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? ये प्रॉफिट है लॉस है? बोलो, 20,000 का गेन हुआ लॉस हुआ? गेन हुआ। क्या करोगे इस गेन का? पीएनएल में ट्रांसफर कर दें क्या? नहीं कर सकते भाई। ये मुनाफा हो कहां गया? ये तो फ्यूचर गेन है। 1 लाख की एसेट थी, मुझे लग रहा है यार ये ना भाव बढ़ गए इसके, कल को अगर बेचूंगा तो शायद 1,20 में बिक जाएगी। रियलाइज्ड गेन कहां है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? नेवर एंटिसिपेट योर फ्यूचर गेन। भैया इसे बुक मत करो, क्या करें फिर? इसको एक काम करो, ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। शुड बी ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है? जनरल रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। ये गेन नहीं है। और याद करो, याद करो, जब बोनस डिक्लेयर करते थे तो यहां से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज्ड गेन, ये गेन है कहां? ये तो सपने हैं। क्या है इसका नाम? सपने ही तो हैं ये। शायद कल को 20 का मुनाफा होगा, सपने हैं, अभी बुक नहीं हुआ, तो इसलिए विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, विल बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बात? या क्या हो सकता है? या क्या हो सकता है? ये हो जाए पीपीई 2, ओहो ज्यादा की है ये तो। ये कहां ही 2 लाख की किताबों में पड़ी है, गलत दिखा रखी है, ज्यादा है, कम करो कम करो। लो जी, कम कर दिया। रीवैल्यूएशन लॉस, बेटा लॉस हो गया कि नहीं हुआ? रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, कम कर दिया ना। अब बताओ 25 का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। क्या करेंगे इसका? डाल दो पीएनएल में। एंटीसिपेट ऑल फ्यूचर, डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर कॉइन्स बट ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर। ओहो, लग रहा है मुझे ये 1,75 में बिकेगी, लग रहा है ना आपको? घाटा लग रहा है ना? बुक करो, खत्म करो। ट्रांसफर टू, बोलो बेटा, पीएनएल 25,000 नेगेटिव फिगर है ये, या तो यहां डाल दो या यहां लिख दिया नेगेटिव फिगर से। आई होप ठीक है बेटा, ठीक है यहां तक की बात? सुनो, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं। या तो क्या होगा? गेन होगा, और गेन है तो क्या बताया मैंने? बोलो बेटा, क्या बताया? बेटा बोलते रहो। ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर लॉस है, फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन किया, ओहो घट गई वैल्यू, क्या करेंगे इसका? ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? एंट्री बताना, एंट्री क्या करेंगे यहां पर? अरे बताओ ना एंट्री। पीपीई की वैल्यू बढ़ानी है, वो लिखी तो एंट्री आपके सामने, बताओ क्या है? पीपीई डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, बिल्कुल ठीक। और यहां बताना, यहां क्या एंट्री करेंगे? हाँ, पीएनएल टू पीपीई।
बेटा आई होप ये सारी बात ठीक है। आप एक काम करो, अब इसको डालो पॉइंट सी और उसको वर्टिकली मत बनाना, हॉरिजॉन्टली बनाइए। रजिस्टर पलट लो, बड़ा चार्ज जाएगा, ऐसे ही फैलेगा। ठीक, तो डालो उसके ऊपर। ये पॉइंट सी था शायद, ये बेटा सी समझ रहे हो क्या? बेटा बोलो ना, सी का मतलब ए बी सी। पहले में क्या लिखा है? ए मैंने, बोलो बेटा, रिवैल्यूएशन की कंडीशंस। बी में क्या लिखवाया? फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये लिखो ऐसे, अब यहां पर ये लिखो। और एक काम और करना, एक काम और करना, इसके बाद ना ये वाली बैलेंस शीट यहां लिख देना। देखता हूं कोशिश में करने की। आ गया, वैसे ही एडिशनल समझाने के लिए लिख दिया। ये क्या हो गया? ठीक है। और ये वाली बैलेंस शीट इसमें चिपका देना। पहले इतना नोट करो सारा, तो जगह बचाकर काम करना, फैलेगा भी आगे। सेकंड रिवैल्यूएशन, दूसरी बार जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो। अब पहली बार ही रिवैल्यूएशन हुआ था तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने तो काम खत्म कर डाला इसका। पहली बार रिवैल्यूएशन हुआ था, पहली बार रिवैल्यूएशन हुआ था। फर्स्ट रिवैल्यूएशन में कम जगह देना, सेकंड में ज्यादा जगह चाहिए होगी मुझे, तो 1/4 पेज ही यूज करना इसके लिए। करो इतना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है AS10 का, भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। बस इसके बाद फिर छोटी मोटी चीजें बचेंगी, तो बहुत ज्यादा अहम चीज ना बच जाएगी। बेटा नोट कर लिया हो तो बढ़े आगे, जल्दी नोट कर लो बेटा। बैलेंस शीट के छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स बना लेना, जिससे चाहे एंट्री समझ में आ जाए या बैलेंस शीट समझ में आ जाए, कुछ भी हो जाए एक ही बात है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रिवैल्यूएशन। बेटा हटा दूं से? चलो देखो, अलग पेज पे देख रहे हैं। ये लो, यही समझ में आएगा आपको ठीक से। PPE 5 लाख की थी, फर्स्ट रिवैल्यूएशन 80,000। कितना हो गया ये? 580। क्या किया होगा आपने? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए होंगे। बताओ कितने? 80,000। पता है क्या हुआ?
क्योंकि वॉलेटाइल चेंजेस हो रहे हैं। मैंने अगले साल देखा, अरे ये क्या, ये तो ये भी कम है, 180 580 भी कम है, इसको मैंने फिर से 25,000 से अपवर्ड रीवैल्यू कर दिया। नाम बाद में दूंगा इसे, मुझे बताओ क्या करेंगे। 25,000 से फिर से सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन 20,000 से कर दिया। बेटा 6 लाख दिखा दी, बताओ इस 20,000 का क्या करेंगे। अरे नई बात क्या बता दी, क्या करेंगे इस 20,000 का, फिर से रीवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बोलो बेटा हाँ। केस का नाम क्या है, केस का नाम क्या बताया मैंने। पहली बात तो दूसरी बार रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, और दूसरी बार रीवैल्यूएशन करने पर क्या हो रहा है, पहले गेन हुआ था और दोबारा गेन हो रहा है। हाँ बोलो बेटा, पहले गेन हुआ था फिर से गेन हो रहा है, क्या ही दिक्कत है भाई। नोट मत करना, अभी नोट मत करना। ये देखो सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन हो रहा है, क्या होगा निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि पहले क्या हुआ था, अर्लियर गेन था या पहले क्या हुआ होगा, अर्लियर लॉस हुआ होगा। हाँ बोलो बेटा, या तो आप इस दौर से होकर गुजरे होंगे या इस दौर से होकर गुजरे होंगे। अर्लियर गेन था और पता है क्या हुआ, अब फिर से अब गेन हो गया। अर्लियर गेन और फिर से गेन हो गया। बताओ बेटा क्या करोगे अब इसका ट्रीटमेंट, ये आपको बताना है। बोलो बेटा क्या करेंगे इसका, ट्रांसफर अगेन टू, कहां ही कुछ नया बता दिया, कहां ही कुछ नया बताया। ठीक, अच्छा, या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, ओहो इस बार लॉस हो गया, करंट लॉस, देखते हैं बाद में समझेंगे। यहां आओ, अर्लियर लॉस, पहले लॉस हुआ था और अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है करंट गेन, या करंट लॉस। पहले ये वाला समझते हैं, ये तो आसान है, बता पाओगे, बताओ। हाँ जी, बैलेंस शीट पीपीई 2 लाख माइनस फर्स्ट रीवैल्यूएशन 10,000, पीएनएल में डाल दिए थे 10,000 का लॉस। बेटा यही कर रखा था आपने, 190। मैं कह रहा हूं नहीं 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 नहीं, ये कहां, ये तो 190 की भी नहीं है, मार्केट में भाव बहुत ही गिर गया इसका तो भाई, बहुत वोलेटाइल चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा फिर कर लो, कलम भी आपकी, कागज भी आपका। सर कितना, इस बार 20,000 से घटा दिया, बताना इस 20 का क्या करेंगे इस बार। फिर से सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन 20, क्या कुछ भी टेक्निकली मैंने परेशान किया आपको, बोलो बेटा आसान था या नहीं था, ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे पहले गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व, दोबारा गेन दोबारा रीवैल्यूएशन रिजर्व, पहले लॉस पीएनएल में डाल दिया, दोबारा लॉस दोबारा पीएनएल में डाल दिया, यही करते जाएंगे। क्या दिक्कत हो गई इसमें, कोई दिक्कत
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे इसको? ट्रांसफर टू डेबिटेड टू पीएनएल या ट्रांसफर टू पीएनएल लिख रहा हूं उसमें। रेफर केस ए, बना लो इसको ऐसे ही अब। और फिर वो बैलेंस शीट ना यहां ना बनवाऊंगा, बहुत खिचड़ी पक जाएगी वरना। रेफर केस बी, और अगले केस पे लिखिए बैलेंस शीट, इसको नाम दिया केस ए का, और इसको नाम दे रहा हूं केस बी। ये सब चीज बाद में काम आएंगी, नोट करो इसको। अब एक एक पार्ट रह गया बस इसका, वो थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा, वो नोट करना है, केस ए केस बी। ये लो, इसको अगले पेज पे करना या जगह छोड़कर इससे वहां रेफर कर लो आप बाद में। केस ए केस बी, सी और डी बनवाऊंगा क्योंकि अभी सी और डी बनवाऊंगा अभी। बड़ा नोट कर लिया, जल्दी करो फटाफट हाथ चलाकर। अर्लियर गेन नाउ लॉस। अब सुनो, मैं हटा रहा हूं केस में ही। अब सुनो ध्यान से। अर्लियर गेन नाउ लॉस या अर्लियर लॉस नाउ गेन। केस सी समझो। पहले गेन हुआ था सीआर का, मैंने कहा यार अब तो नहीं बची जान, अब इस मशीन में जान नहीं बची। घटाओ उसकी वैल्यू कितने से? मैंने कहा 95,000 से इसकी वैल्यू घटा दो। बताओ क्या करेंगे? घाटा कितने का होगा? 95 का घाटा होगा आज घटाओगे तो। बोलो बेटा
क्या करेंगे उस 95 का? पहले अर्लियर गेन से सेट ऑफ करोगे। ओ खाम का सपने सपने टूट जाएंगे। हाँ बोलो बेटा, बोलो ना। चकनाचूर हो गए 80 के सपने, बल्कि 80 छोड़ो, अभी तो और कितना घाटा रह गया? 15। उसका क्या करेंगे? ट्रांसफर टू पीएनएल। पहले लिख के दिखाता हूं क्या करने वाले हैं। करंट लॉस में क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? लिखो। एडजस्ट फ्रॉम revaluation reserve to the extent of earlier gain। अच्छा, और बाकी फिर क्या करेंगे? बैलेंस if any ट्रांसफर टू पीएनएल। इसकी हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी एग्जांपल करके देखते हैं। रेफर केस सी। रेफर केस सी बना के दिखा रहा हूं आपको। केस सी देखिए बेटा, 95 का घाटा हो गया माइनस सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन 95 का घाटा। बताओ कितना दिखाओगे? 4,85,000 आ जाएगी। इस 95 का क्या करोगे? सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन 80 तो यहां से एडजस्ट हो गया, और बाकी 15,000 ट्रांसफर टू पीएनएल विद नेगेटिव फिगर। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है लॉजिक के साथ। बेटा बढ़े आगे क्या? अच्छा ये बताना, पहले लॉस हो गया था, अब गेन हो रहा है। सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन 25,000 से बढ़ा दिया। बताओ क्या करेंगे बेटा? ये हो गया 2,15,000। मुझे ये बताओ इस 25 का क्या करोगे? पहले तो पुराना घाटा है ना, ओ घाटा वाटा नहीं था, ये तो ठीक हो गया। सब्सीक्वेंट रीवैल्यूएशन ये निल करो, और फिर क्या करेंगे? बाकी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। नोट कर लो केएसडी, वहां लिखवा देता हूं बाद में। अभी रेफर केएसडी करेंगे वहां पर, पहले लिख लो उसको। सारा इम्पैक्ट बता दिया मैंने रीवैल्यूएशन का। चलो बताना बेटा यहां क्या लिखूं? अब एक पार्ट रह गया था, ये लिखवा दो जरा यहां पर भी। पहले लॉस अब गेन। बोलो बेटा। क्रेडिटेड टू
P&L to the extent of earlier loss, और इसके बाद बैलेंस अगर कुछ बच जाता है तो क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। रेफर केस डी। रेफर केस डी। पूरी चर्चा समाप्त। देखना कितना बढ़िया सा चार्ट बन गया है एक। ये लो जी, बहुत खूबसूरत चार्ट बना दिया है कि केस डी हम लिख चुके हैं पहले ही, नोट कर लो। सारी चीज आ गई डिटेल में इसमें, बिल्कुल इससे बढ़िया तरीके से चार्ट नहीं बन सकता। और इसके एक्सप्लेनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डी पार्ट लिखिए। ये क्या था, क्या चीज थी सी में? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। लास्ट लिखिए इसमें डी पॉइंट, सेल ऑफ रीवैल्यूड एसेट, यानी कल को बेच दी हमने, अभी तक तो सिर्फ सोच रहे हैं बिकेगी तो इतने में इतने में इतने में, अब मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में बेच दी तो क्या होगा। पहले सुन लो एक बार, आप ही बताओगे मुझे, देखना आप बता दोगे, मुझे मालूम है, ये मालूम है आप बता दोगे। हटा दूं इसे यहां से? चलो सुनो, सेल ऑफ रीवैल्यूड एसेट। अच्छा, इन शॉर्ट अगर बात करूं एसेट का, पहले अगर कभी रीवैल्यूएशन हो चुका है तो बैलेंस शीट या तो ऐसी दिख रही होगी या बैलेंस शीट आपको देखने में कुछ ऐसी नजर आएगी। बताओ हां या ना? पहले लॉस हुआ होगा तो ये दिख रहा होगा, पहले गेन हुआ तो ये दिखा, पहले गेन हुआ फिर दोबारा गेन हुआ तो ऐसे दिख रही है, पहले गेन हुआ फिर लॉस हो गया ज्यादा तो ऐसे दिख रही होगी। बेटा इन शॉर्ट आज यही दो बातें हो सकती हैं, सारी जोड़ घटा करते गए तो नेट गेन ही आ रहा है, या जोड़ घटा करते गए फर्स्ट रिवैल्यूएशन सेकंड सब्सीक्वेंट तो नेट लॉस आ रहा है। यही तो हो सकता है। बोलो बेटा। नाउ मान लेते हैं PPE now sold for rupees, let's say बेच दी मैंने ऐसे नहीं, अब समझो, मैंने अगर ये बेची एसेट ज्यादा में या कम में तो प्रॉफिट या लॉस होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा। यहां से शुरुआत करते हैं, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। सोल्ड फॉर 1,90,000। मैं वैसे बिना मतलब के केस बना रहा हूं, कोई जरूरत है नहीं। या सोल्ड फॉर 2,15,000। बिना मतलब की बात बता रहा हूं, ये एक लाइन में खत्म हो जाएगी वैसे बात, लेकिन वैसे कर लो। चलो प्रैक्टिस, बताओ, बिकवाओ भाई बिकवाओ। इसमें तो लॉस आ जाएगा, इसमें प्रॉफिट आ जाएगा। एंट्री बता देना क्या होगी एंट्री? अरे बोलो ना, 1 में बेचो उसको। बैंक डेबिट, P&L डेबिट,
2 PPE, 2 लाख वाली PPE 190 में बेच दी और 10 का हो गया घाटा। कोई दिक्कत है? यहां बेचो। बैंक डेबिट 2,15,000, 2 PPE 2 लाख, 2 PNL 15,000। क्या कोई दिक्कत है? पुराना PNL पड़ा हुआ है, ये ही बढ़ घट जाएगा। बोलो बेटा, कुछ भी तो नहीं है। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल विल बी ट्रांसफर्ड टू PNL अकाउंट, यही तो है बस बात। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल विल बी ट्रांसफर्ड टू PNL अकाउंट। लेकिन यहां पर देखो, अगर ये सिचुएशन थी, सोल्ड फॉर 1,20,000, चलो बेचो पहले ये 1,20 में बेचो। एंट्री बताओ। बैंक डेबिट 1,20, बोलो 2 PPE 1 लाख, 2 PNL कितना 20,000। ठीक है बेटा। अरे 1 लाख की एसेट 1,20 में बेच दी, 20,000 ट्रांसफर टू PNL। कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? लेकिन इस एसेट के अगेंस्ट एक रिजर्व पड़ा हुआ है। जब एसेट नहीं तो रिजर्व का क्या काम है? बोलो बेटा, क्या करेंगे इसका? विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस ही जैसा ही है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। बताओ, मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर क्यों नहीं कराया? मैंने जनरल रिजर्व कोई पड़ा हुआ है ना, अगर कोई, उसमें कर दो। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कराऊंगा, समझो ना, इस साल का प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। अरे इस साल के मुनाफे तो 20 ही मानोगे, ये तो प्रीवियस ईयर्स में कोई रिजर्व वगैरह बनाया हुआ था जो जरूरत नहीं पड़ी, अब ट्रांसफर कर देंगे आउट ऑफ द वे, रिटेन्ड अर्निंग्स जनरल रिजर्व में। PNL में नहीं करोगे। अब समझ रहे हो क्यों कह रहा हूं मैं? अगर PNL में करवा दिया तो इस साल के प्रॉफिट कितने नजर आएंगे आपको? 40 के आएंगे। बोलो भाई, इस साल 40 कहां कमाया? इस साल तो एक वाला 1,20 में बेचकर 20 कमाया है। ये तो प्रीवियस ईयर्स में कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाया हुआ था जो अब वास्तव में बुक हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटा क्लियर? ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अगर सेल कर दें, बी पार्ट, सोल्ड फॉर रुपीज हाउ मच? 95,000 मान लेते हैं। क्या करेंगे? बेचो पहले तो। हाँ जी, बैंक डेबिट 95, ओहो 5 का घाटा हो गया। 2 PPE कितना? 1 लाख। रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दें। हाउ मच? चर्चा मेरी खत्म। लिख लें सबको, अब कहो तो। बोलो बेटा, पहले तो लिखो उसमें सेल ऑफ रीवैल्यूड, बाद में एग्जांपल कॉपी कराऊंगा। अब ये सेल ऑफ रीवैल्यूड एसेट क्या करेंगे? अरे बोलो, जो बोलोगे वो लिखता रहूंगा मैं तो। जो आप बोलोगे वो लिख दूंगा। चलो बताओ। सब बोला तो जा रहा। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ
revalued asset is transferred to P&L account. दूसरा क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर कोई पड़ा हुआ है, इफ एनी, विल बी ट्रांसफर्ड टू retained earnings without affecting current year P&L, जिससे करंट ईयर के P&L पर फर्क ना पड़े. सेल ऑफ रीवैल्यूड एसेट. खत्म आज की चर्चा, बस नोट कर लो उसको, ठीक है. बेटा हटा दूं से यहां से, ये लो, ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो. एग्जाम्पल 1 ये लिखना पहले, ये आसान है. केस ए केस बी बना लेना, फिर एग्जाम्पल 2 लिखना, केस ए केस बी बना लेना. पहले ये लिखो एग्जाम्पल 1, ये सब काम आएगा रिवीजन करते वक्त. एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2. लो जी, खत्म चर्चा. होमवर्क में लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11, एक और ऐड करिए. क्वेश्चन 11, 10, 11 और सारे MCQ लास्ट में दिए हुए हैं, स्टडी मटेरियल के ही हैं, खोलना ना पड़े स्टडी मटेरियल से, यही लिख दिए 10, 11 और सारे MCQ. ठीक, इतना करें. आज की चर्चा यहीं पर समाप्त. धन्यवाद, बाय बाय.